हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। और बेटा हम लोग जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ लेक्चर्स हम लोग आगे देख चुके हैं, उन्हीं को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? यूकैरियोटिक सेल वॉल। आप प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पढ़ चुके हैं, उनके कंपोजिशंस आपको पता है, राइट? आज उन्हें ही कंपेयर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द यूकैरियोटिक सेल वॉल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द यूकैरियोटिक सेल वॉल। अब यहां सुनो बेटा, जैसे ही आप कहते हो सेल वॉल, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ा था तो आपने कहा था कि इट इज अ लिविंग लेयर, और किसी भी सेल को बेटा लिविंग होने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जरूरी नहीं है कि सभी सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन सम, इट इज एब्सेंट इन सम मेंबर्स, राइट? तो यहाँ पे जब आप सेल वॉल पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि सेल वॉल इज अ रिजिड नॉन लिविंग लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे सेल वॉल जो है हमारा, इट इज रिजिड एंड अ डेड लेयर। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो क्या है बेटा कि सेल वॉल हमारा कैसा लेयर है? रिजिड लेयर है। ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इलास्टिक नहीं है, और कैसा लेयर है? लिविंग नहीं है, डेड है। ठीक है, तो आपका सेल वॉल कैसा है? रिजिड एंड डेड लेयर ऑफ दी सेल। अब आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल था बेटा, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था, आपने उसे क्या कहा था? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, बिकॉज इट वॉज मेड अप ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। उसे एक और नाम दिया था बेटा, हम लोगों ने क्या कहा था? उसे कहा था हम लोगों ने म्यूरिन लेयर। क्यों म्यूरिन कहा था? क्योंकि वहां पे NaM प्रेजेंट थी। NaM शुगर का नाम था, और NaM का फुल फॉर्म हमने क्या देखा था? दैट वाज N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में जहां भी सेल वॉल प्रेजेंट है उनके कंपोजिशन पहले देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो आपको याद आएगा यहाँ पे एग्जाम्पल्स में यूकैरियोटिक सेल के, सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको याद आना चाहिए दैट इज एल्गल सेल वॉल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे याद आना चाहिए दैट इज एल्गल सेल वॉल। तो जब हम बात करते हैं सेल वॉल की एल्गी के केस में, तो एल्गी के केस में जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, देन कम्स गैलेक्टन्स। अब जैसे ही बेटा आप गैलेक्टन्स सुनेंगे बिल्कुल घबराना नहीं है। गैलेक्टन्स का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपके जो गैलेक्टोज शुगर है उन्हीं के पॉलीमर को हम लोग कह रहे हैं गैलेक्टन्स। तो सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, देन मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब आ जाती है बारी बेटा दूसरे यूकैरियोटिक सेल की, दैट इज फंगल सेल वॉल। तो जब आप बात करेंगे फंगल सेल वॉल की, फंजाई के केस में जो सेल वॉल है बेटा इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। आपको एक ही नाम याद रखना है दैट इज काइटिन। अब आप जो बेटा बैक्टीरियल सेल वॉल में एक शुगर पढ़े थे, पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर हम लोगों ने एक शुगर देखी थी एंड दैट वाज NAG, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। सेम वही शुगर का पॉलीमर है आपका काइटिन। तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ NAG। तो देखो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने दो सेल वॉल देखी, कौन कौन सी? एल्गल सेल वॉल एंड फंगल सेल वॉल। एल्गल सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। और जो आपकी फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है बेटा? काइटिन से। एंड काइटिन किसका पॉलीमर है? काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ NAG शुगर। ठीक है, हम लोग चलते हैं बेटा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जिस पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं हम लोग, दैट इज प्लांट सेल वॉल। तो थर्ड एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा वो हो जाएगा प्लांट की सेल वॉल। तो जब आप कह रहे हैं प्लांट्स के केस में सेल वॉल, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सबसे पहला कॉमन कंपोनेंट विथ योर एल्गी, क्योंकि एल्गी को भी हम प्लांट किंगडम में ही पढ़ेंगे। तो एल्गी के साथ ही एक और कॉमन कंपोनेंट यहाँ पे दैट इज सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज के साथ साथ प्लांट सेल वॉल में और क्या प्रेजेंट होता है? तो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो चार
मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पे प्लांट सेल वॉल के कौन कौन से बेटा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। अब जैसे ही आप प्लांट सेल वॉल में बेटा ये कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो जो आपके प्लांट्स के केस है, जब उसका प्राइमरी ग्रोथ होगा तो जो सबसे पहली सेल वॉल बनेगी उसे हम लोग कह देंगे प्राइमरी सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल को हम डिवाइड कर लेंगे बेटा इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी सेल वॉल एंड जो लेटर लाइफ स्टेजेस में फॉर्म होगी दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो आप जब प्लांट्स की सेल वॉल पढ़ेंगे बेटा, जो प्राइमरी ग्रोथ में बिल्कुल अर्ली लाइफ स्टेजेस में फॉर्म होगी दैट इज प्राइमरी सेल वॉल एंड जो लेटर लाइफ स्टेजेस में फॉर्म होगी दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो फिर से चलते हैं बेटा। प्राइमरी सेल वॉल हमने बोला अर्ली लाइफ स्टेजेस। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है बेटा, प्लांट आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है, अर्ली लाइफ स्टेजेस है, तो प्लांट ग्रो कर रहा है मतलब उसकी जो सेल वॉल है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इलास्टिक। तो उसका नेचर कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पे ये जो आपकी प्राइमरी सेल वॉल होगी वो कैसी बन जाएगी, इलास्टिक। तो इलास्टिक है मतलब इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जैसा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिखा था, सेम वही पॉइंट कि कैपेबल ऑफ ग्रोथ कब, जब उसका नेचर कैसा है बेटा, इलास्टिक। आपने याद करो वहां पे लिखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज सेमी फ्लूइड इन नेचर, क्वासी फ्लूइड इन नेचर, और उसी वजह से इट वाज हेल्पिंग इन सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे भी सेम वही बात याद रखेंगे बेटा आप कि प्राइमरी सेल वॉल का नेचर कैसा है, तो इलास्टिक है। इलास्टिक है तो वो एक्सटेंड हो सकता है तो जब सेल ग्रो कर रहा है तो उसमें वो हेल्प करेगा। अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स कब है, जब सेल यंग है, इट इज ग्रोइंग। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा उससे चाहिए और ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट। तो जैसे ही सेल मैच्योर होगा योर प्राइमरी सेल वॉल विल डिमिनिश। ठीक है, तो जैसे ही आपका सेल मैच्योर होगा, एज दी सेल मैच्योर्स, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये क्या हो जाएगी बेटा, इट वुड डिमिनिश। ठीक है, तो आपकी प्राइमरी सेल वॉल, मैच्योर सेल वॉल कहाँ पे नहीं रहेगी, मैच्योर सेल में प्रेजेंट नहीं रहेगी। कौन सी वॉल बेटा, प्राइमरी सेल वॉल। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्राइमरी सेल वॉल। सबसे पहली जो सेल वॉल फॉर्म होगी दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। अब आते हैं हम लोग जो लेटर लाइफ स्टेजेस में फॉर्म होगी दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा, अर्ली लाइफ स्टेजेस। तो पहला ही पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, लेटर लाइफ स्टेजेस। तो आपका सेकेंडरी सेल वॉल कब फॉर्म होने वाला है, इन योर लेटर लाइफ स्टेजेस, प्लांट के जो बाद का ग्रोथ है। ठीक है, प्लांट ने अपना प्राइमरी ग्रोथ फिनिश कर लिया, लेंथ में इंक्रीज हो गया, अब उसे गर्थ में इंक्रीज होना है, तो अब उसे रिक्वायर्ड है बेटा मैकेनिकल सपोर्ट। तो लेटर लाइफ स्टेजेस में जो वॉल फॉर्म होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ इट इज मेड अप ऑफ, योर प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दिस बेसिक कंपोजिशन। बट जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उसके पास, लिग्निन और सुबेरिन। कौन कौन से 2 डिपोजिशंस, लिग्निन एंड सुबेरिन। तो आपका जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके इनसाइड फॉर्म होगा आपका सेकेंडरी सेल वॉल। तो इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। हमेशा याद रखना बेटा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड आउटसाइड और इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, यू विल आंसर इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, फंक्शन क्या रहेगा, लिग्निन एंड सुबेरिन दोनों ही कैसे मटेरियल है, तो ये आपके वाटर को अलाउ नहीं करते हैं, तो इम्परमिएबल टू वाटर। तो जैसे ये फॉर्म होगा आपका जो मेम्ब्रेन है, आपका जो वॉल है वो कैसा हो जाएगा बेटा, इम्परमिएबल। जबकि जब आप बात करते हैं सेलुलोज की तो योर प्राइमरी सेल वॉल इज परमिएबल। तो परमिएबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, आपके प्राइमरी सेल वॉल में। आपका सेकेंडरी सेल वॉल कैसा है बेटा, इम्परमिएबल। तो सेकेंडरी सेल वॉल का मेन फंक्शन, ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन, इट वुड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो उसका मेन फंक्शन क्या रहता है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट। तो जब भी सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो रही है उसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका मैकेनिकल सपोर्ट। आपका प्राइमरी सेल वॉल जब तक है आपका सेल लिविंग है। तो लिविंग सेल कब तक है बेटा, जब तक उसके पास क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी सेल वॉल। जैसे ही एक बार सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिट हुई, जब भी सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिट होगी आपका सेल वुड बिकम डेड।
तो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल कैसी हो गई बेटा, रिजिड हो गई, और साथ साथ में उसने सेल को कैसा बना दिया बेटा, डेड। तो सेकेंडरी सेल वॉल जैसे ही डिपॉजिट होगी आपका सेल क्या हो जाएगा, डेड। सीधा याद रखेंगे अगर आपको एग्जाम में दिया जा रहा है कि माई सेल इज लिग्निफाइड, तो लिग्निफाइड है मतलब वो कैसा सेल है बेटा, डेड है। सुबेराइज्ड, तो सुबेराइज्ड लिखेंगे आप क्या कह देंगे, सेल कैसा है बेटा, डेड। तो प्लांट सेल वॉल जब भी आप पढ़ते हैं बेटा तो प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो अब मुझे बताएंगे बेटा अगर सिर्फ बात हो रही है सेल वॉल की तो आउटर मोस्ट लेयर इज प्राइमरी सेल वॉल, इनर मोस्ट लेयर इज सेकेंडरी सेल वॉल। आप इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए बेटा कि सेल वॉल के केस में इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, तो इनर मोस्ट लेयर उसका कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल वॉल। आप यहाँ पे कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आंसर नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा कि जब हम लोग प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल्स के केस में जो दो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और उस सीमेंटिंग सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मिडल लैमेला। तो जो नेक्स्ट टॉपिक यहीं पे सेल वॉल में पढ़ते हैं बेटा दैट इज मिडल लैमेला। तो आपके प्लांट सेल्स के केस में इनकी बात हम लोग एनिमल सेल्स के केस में नहीं करेंगे। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स के जो वॉल्स हैं उनके बाहर मतलब प्राइमरी सेल वॉल, दो प्लांट सेल की जो वॉल है उसके बाहर बेटा बीच के अंदर वहां पे मिडल लैमेला प्रेजेंट है। तो दो एडजेसेंट सेल्स के इन बिटवीन योर टू एडजेसेंट सेल्स क्या प्रेजेंट है, मिडल लैमेला। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस, it is a cementing substance which is made up of मेजर कंपोजिशन। जब भी आपको पूछे बेटा मिडल लैमेला का, तो मिडल लैमेला का मेजर कंपोजिशन इज पैक्टिन। ये हमेशा याद रखेंगे बेटा हम, मेजर कंपोजिशन ऑफ मिडल लैमेला इज पैक्टिन। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे बेटा, यही जो पैक्टिन है इट इज प्रेजेंट as calcium pactate and magnesium pactate। तो आपका जो पैक्टिन है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पहला कौन सा फॉर्म है बेटा, कैल्शियम पैक्टेट, और दूसरा कौन सा फॉर्म है बेटा, मैग्नीशियम पैक्टेट। अब इन दोनों में से भी अगर हम देखें तो कैल्शियम पैक्टेट इज द मेजर। कैल्शियम पैक्टेट कैसा फॉर्म है बेटा, मेजर फॉर्म है। तो कभी भी क्वेश्चन आए बेटा कि मिडल लैमेला का मेजर कंपोजिशन क्या है, पहली बात तो उसके पास कौन कौन से पैक्टेट हैं, तो कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट है, साथ साथ में क्या प्रेजेंट है बेटा, मैग्नीशियम पैक्टेट। दूसरी बात आप याद रखेंगे बेटा कि इन दोनों में से मतलब कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट में से मेजर कंपोजिशन क्या है, तो आप हमेशा याद रखना मेजर कंपोजिशन वहां पे क्या रहेगा बेटा, कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। फंक्शन क्या होगा, तो अब हम लिखने जा रहे हैं बेटा फंक्शन ऑफ मिडल लैमेला। जैसे ही आप बोलोगे फंक्शन ऑफ मिडल लैमेला, उसका मेन फंक्शन सीमेंटिंग सब्सटेंस तो हमने कही दिया उसको, तो इट विल होल्ड और glue the adjacent cells in plants। तो जो आपके प्लांट्स हैं वहां पे मिडल लैमेला का फंक्शन क्या है बेटा, इट विल होल्ड और ग्लू द एडजेसेंट सेल्स। अब यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आप याद रखिए बेटा, जब भी कोई फ्रूट अनराइप होता है, फॉर एग्जाम्पल गुआवा, ठीक है, तो जब वो अनराइप होता है बेटा उसका जो अंदर का पल्प होता है वो कैसा होता है, हार्ड, बिकॉज ऑफ योर मिडल लैमेला। बट जैसे ही राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है, क्या होता है बेटा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो जब आपका फ्रूट राइपन होता है, जैसे जैसे वो राइप होता जाता है उसके अंदर का जो पल्प है वो सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट हो जाता है, बिकॉज वहां पे जो मिडल लैमेला प्रेजेंट था बेटा वो अब डिसॉल्व हो जाएगा। तो ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लैमेला आपका जो फ्रूट का पल्प है इट विल बिकम सॉफ्ट। तो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट dissolution of middle lamella, dissolution of middle lamella
will result in softening of fruit pulp. फिर से एक बार रिपीट करते हैं बेटा, आपका मिडल लैमेला क्या था? सीमेंटिंग सब्सटेंस था। मेजर कंपोजिशन क्या है बेटा? एक ही कंपोजिशन है उसका, दैट इज पैक्टिन। पैक्टिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इन दोनों में से बेटा मेजर कौन सा है? तो आप सीधा लिखेंगे कैल्शियम पैक्टेट इज द मेजर फॉर्म। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, फंक्शन क्या लिखा हमने? दो एडजेसेंट सेल्स को होल्ड करता है, ग्लू करता है आपका मिडल लैमेला। इन द केस ऑफ प्लांट्स, एनिमल सेल्स में आप ऐसी कोई बात मिडल लैमेला की नहीं करेंगे गलती से भी। दूसरा फंक्शन, जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होगा तो मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही मिडल लैमेला डिसॉल्व होगा बेटा, आपका फ्रूट पल्प कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। इतना छोटा सा टॉपिक इज मिडल लैमेला एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से फॉर श्योर बेटा क्वेश्चन आता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब चलते एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर सेल वॉल। प्लाज्मोडेस्माटा बेटा, जैसे ही आप पढ़ते हो प्लाज्मोडेस्माटा, आपको याद रखना है प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। क्या है प्लाज्मोडेस्माटा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी वॉल था एंड मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमेला may be traversed by, ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा, ऑलवेज नहीं कहा है बेटा। क्या कहा है यहाँ पे? may be traversed by प्लाज्मोडेस्माटा। और अगर हमें बिल्कुल अभी तक नहीं समझ में आया कि प्लाज्मोडेस्माटा है क्या, हमें क्या पता चला कि जो प्राइमरी वॉल है एंड आपका जो मिडल लैमेला है, उनको क्रॉस करते हुए जा रहा है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये है क्या? दे आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। क्या है बेटा ये? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन बेटा, आपके दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी है, और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। तो उसे जब भी क्रॉस करना है तो बट ऑब्वियस है बेटा, ये दो प्राइमरी वॉल हैं तो उनके बीच में से होके जाना पड़ेगा। तो आपका जो प्लाज्मोडेस्माटा है, इट इज गोइंग टू ट्रैवर्स योर प्राइमरी वॉल एंड योर मिडल लैमेला। उन दोनों को क्रॉस करेगा तभी एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट हो पाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है हमें? यस और नो? ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की आपकी नोट्स कवर हो गई। आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी बेटा यहाँ पे? पहले ये रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा सेल वॉल कैसा लेयर था बेटा? रिजिड लेयर था, डेड लेयर था। फिर हमने क्या देखा? एल्गल सेल वॉल एंड फंगल सेल वॉल का कंपोजिशन देख लिया हम लोगों ने। दूसरा हमने फिर शुरू किया प्लांट सेल वॉल, उसका कंपोजिशन लिखा हम लोगों ने। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल पढ़ ली हम लोगों ने, उनकी डिटेलिंग्स लिख दी हम लोगों ने। ठीक है, फिर हमने क्या देखा बेटा? यहाँ पे मिडल लैमेला देख लिया हम लोगों ने। दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा? प्लाज्मोडेस्माटा। अब सेल वॉल को एंड कैसे करें बेटा? तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर तो समझ लिया हमने, बट उसका फंक्शन अभी भी बाकी है। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल लिखेंगे हम यहीं पे बेटा, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले तो बेटा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल में सबसे पहला फंक्शन आपको जो याद आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अलग कलर से लिखते हैं, चलो। फंक्शन ऑफ सेल वॉल में सबसे पहला फंक्शन जो हमें याद आना चाहिए, इट मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल। तो सबसे पहला फंक्शन हमें क्या याद आया बेटा? मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल। तो इतना ही रिजिड लेयर है तो वो प्रोटेक्शन भी करेगा। तो इट प्रोटेक्ट्स the cell from mechanical damage and infection। क्योंकि वो तो रिजिड था ना बेटा, तो रिजिड था तो इट विल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो फिर तीसरा फंक्शन क्या हमने देखा? प्लाज्मोडेस्माटा में वो हेल्प कर रहा है दो सेल को कनेक्ट होने के लिए, राइट? तो इट हेल्प्स to connect neighboring cells
अभी हमने प्राइमरी सेल वॉल में बेटा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है परमिएबिलिटी। क्या लिखा है हम लोगों ने? परमिएबिलिटी। परमिएबल तो है बेटा, बट वो सिर्फ माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है, तो जो अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके लिए वो बैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फंक्शंस हमें याद हो जाए, वैसे ये बहुत ईजी है। तो इट इज अ बैरियर टू अनडिजायर्ड macromolecules. It is a barrier to undesired macromolecules. तो ये हो गया बेटा हमारा सेल वॉल फिनिश। अब सेल वॉल के साथ साथ ही हम यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब बेटा जैसे ही आप लिखोगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं। वैसे तो ऑर्गेनेलीज का फंक्शन क्या है बेटा कि वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बट यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व हैं बेटा, वो सारे ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेटेड फैशन में फंक्शन करते हैं। मतलब क्या बेटा? मिलजुल के काम करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम लोग पहले ही लाइन यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा कि सम ऑर्गेनेलीज फंक्शन इन अ coordinated manner to form endomembrane system. अब यहां से बेटा एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आप कौन कौन से ऑर्गेनेली को इन्वॉल्व करते हैं और किसे हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लिखा हमने बेटा। अब हम वो ऑर्गेनेलीज के नेम लिखने वाले हैं विच आर इन्वॉल्व्ड, जो यहाँ पे हिस्सा है आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो सबसे पहला ऑर्गेनेली बेटा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा ऑर्गेनेली जिसे आप इंक्लूड करेंगे दैट इज गोल्जी अपैरेटस। थर्ड ऑर्गेनेली जिसे आप इंक्लूड करेंगे बेटा दैट इज लाइसोसोम। एंड द फोर्थ ऑर्गेनेली इन्वॉल्व्ड इज वैक्यूल। तो कौन कौन से चार ऑर्गेनेली को आपने इन्वॉल्व कर दिया बेटा? कौन कौन से फोर ऑर्गेनेलीज हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। नाम नहीं याद रहता है तो एक छूटेगा, देखो एक सीक्वेंस बना देते हैं हम लोग, एक सीक्वेंस बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक सिस्टम याद कर लो बेटा आप, G फॉर गोल्जी अपैरेटस, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम के लिए L। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं गर्ल सिस्टम। याद रखना GIRL नहीं है, क्या है स्पेलिंग बेटा? GERL, बट स्पेल ऐसे ही करो गर्ल सिस्टम। तो वैक्यूल अपने आप आपको याद रह जाएगा एक एंड में, ठीक है। तो तीन तो आपको याद हो गए, कौन कौन से? गोल्जी अपैरेटस, ER एंड लाइसोसोम। अब चलते हैं कौन से ऑर्गेनेलीज को हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। तो नेक्स्ट साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? दूसरी साइड पे हम लोग लिखेंगे नॉट इन्वॉल्व्ड। तो कौन कौन से ऑर्गेनेली को आपने इन्वॉल्व नहीं किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब राजा हैं, ये अकेले ही काम करते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीजोम्स। तो यहाँ पे बेटा आपको इनके फंक्शन की टेंशन नहीं लेनी है, आप सीधे नेम याद करेंगे। तो कौन कौन से ऑर्गेनेली को हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? दे आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीजोम। इन्हें आप यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे नहीं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ऑर्गेनेलीज विल फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर
एंड दूसरी बात बेटा एग्जाम्पल्स, तो ऑर्गेनेलीज विच आर इन्वॉल्व्ड आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। और जिन ऑर्गेनेलीज को बेटा आपने इंक्लूड नहीं किया है उनके नाम क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स। तो चलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एक ऑर्गेनेली को डिस्क्राइब कर देंगे। तो सबसे पहला ऑर्गेनेली कौन सा है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, सबसे पहले हेडिंग दे देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहली बात बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ईआर के बारे में जो भी स्टडीज हुई दे वर डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसकी हेल्प से हो गई बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज। क्या लिख दिया बेटा हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज। रिवील्ड दैट, इससे हमें पता चला there is a network of tubules, yeah, there is a network surrounding the nucleus in the cytoplasm। और इसी नेटवर्क को हम लोगों ने क्या कह दिया बेटा, इसी नेटवर्क को हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा बेटा आपने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस नेटवर्क को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कह दिया है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आराम से एक बात समझो बेटा आप कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले तो हम लिख लेते हैं, इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ईआर। मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है मेरा बेटा वो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही ईआर फॉर्म होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर, दिस इज ईआर। तो साइटोप्लाज्म का कुछ कंटेंट बाहर है और कुछ ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर है। तो इसने ईआर ने क्या किया बेटा, आपके साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। मैं टिक करती हूँ, ये एक कंपार्टमेंट और दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ है बेटा, ठीक है। तो जो ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर है कंपार्टमेंट, उसे कहते हैं ल्यूमिनल। और जो ईआर की मेम्ब्रेन के बाहर है साइटोप्लाज्म में, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। मतलब ईआर विल डिवाइड योर साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट्स। ये क्या लिख रहे हैं हम, दो कंपार्टमेंट। कौन कौन से दो कंपार्टमेंट्स बेटा, सबसे पहला ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट तो लिखना नहीं, हमने ऊपर लिख दिया है। तो ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल का मतलब क्या है बेटा, तो ल्यूमिनल का मतलब है हमारा कि आपके ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर, इनसाइड मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल का मतलब क्या है बेटा, इट इज आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। तो जो ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर है उस कंपार्टमेंट को हमने क्या कह दिया बेटा, बड़े ही प्यार से हमने उसे कह दिया ल्यूमिनल। और जो ईआर की मेम्ब्रेन के बाहर है उस कंपार्टमेंट को हमने क्या कह दिया बेटा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमेन इज अ कैविटी, तो मेम्ब्रेन के अंदर की जो कैविटी है दैट इज ल्यूमेन, तो उसे हमने कहा ल्यूमिनल। और बाकी के जो बाहर की चीजें रह गई उसे कह दिया एक्स्ट्रा, वो ईआर के लिए काम की नहीं है, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो आउटसाइड द ईआर इज एक्स्ट्रा, आउटसाइड द ईआर इज एक्स्ट्रा, ईआर को मतलब ही नहीं है उससे। तो इनसाइड द ईआर जो कैविटी है दैट इज ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, ईआर तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, तो इसने तो काफी सारे कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं। इसका मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं। क्यों इतना सारा कंपार्टमेंटलाइजेशन है वहां पे, क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। तो जब भी बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, आपका साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू मेनी कंपार्टमेंट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेटा। अब हम देखेंगे ईआर के दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। तो ईआर को हम क्लासिफाई करेंगे इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, चलिए। तो ईआर
इज ऑफ टू टाइप्स। चलो इसे एक काम करते हैं, हम लोग फ्लो चार्ट फॉर्म में करते हैं बेटा। तो हम क्या करते हैं, चलिए ER को डिवाइड कर लेते हैं इनटू टू टाइप्स। तो जो आपका ER है इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहला RER एंड सेकेंड वन इज SER। तो जैसे ही आपने कहा बेटा RER का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपके RER का फुल फॉर्म क्या हो गया बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब भी लिख रहे हैं आप बेटा रफ, सीधा याद करना R से R, उसके पास क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। तो रफ जब कहा हमने उसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? राइबोसोम्स। तो यहाँ पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से उसका सरफेस कैसा हो गया? रफ। तो सेकंड पॉइंट बन जाएगा बेटा, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मेंशन करेंगे ATS राइबोसोम। कौन से? ATS राइबोसोम। अब ये जो RER की सरफेस है बेटा, उसके ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिनके साथ बेटा ATS का लार्जर सब यूनिट आके अटैच होगा, मतलब 60S। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे 60S। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका नाम है बेटा राइबोफोरिन 1 एंड 2। दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट विद द मेम्ब्रेन ऑफ RER। कौन कौन से दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन बेटा? पहला तो राइबोफोरिन 1, दूसरा राइबोफोरिन 2। उसके सरफेस पे, मतलब वो अटैचमेंट साइट है फॉर राइबोसोम, वहां पे ATS राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट 60S आके अटैच हो जाएगा। अब चलते थोड़ा सा आगे, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन हो गया बेटा यहाँ पे? प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब भी आपको गिवन है अ सेल इज एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसके पास RER ज्यादा होना चाहिए या SER? बहुत कॉमन लॉजिक है बेटा, उसके पास क्या ज्यादा होना चाहिए? RER। तो जैसे ही आपको लिख के दिया है बेटा कि अगर कोई सेल है जो बहुत सारा प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन फॉर्म करने के लिए हमें राइबोसोम्स रिक्वायर्ड है, तो हमें RER रिक्वायर्ड है, SER की कोई जरूरत वहां पे नहीं है। अब इसी को डिफरेंस फॉर्म में SER के अंदर लिख देते हैं बेटा। तो SER का सबसे पहले हम लिखेंगे फुल फॉर्म। देखो यहाँ, तो SER के लिए लिखिए बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह दिया बेटा हम लोगों ने? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे हमने लिखा था ATS राइबोसोम प्रेजेंट। आपके SER की सरफेस कैसी है बेटा? स्मूथ है। SER की सरफेस कैसी है? स्मूथ है। तो राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम्स आर एब्सेंट। अगर राइबोसोम एब्सेंट है बेटा, तो फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस करेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं बेटा एनिमल्स की, अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर लिपिड के जैसा ही एक हार्मोन बनाएंगे, और उस हार्मोन का नाम है बेटा स्टेरॉइड्स। तो एनिमल सेल के लिए स्टेरॉइड्स इज द फंक्शन ऑफ SER, एंड बाकी के सभी सेल्स में SER का फंक्शन क्या है बेटा? दैट इज लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ SER, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ RER। तो ये हो गया बेटा दोनों का डिफरेंस फॉर्म। ठीक है, तो ER के दो टाइप्स डन, विच आर दे? RER एंड SER। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं कि ER किन चीजों से बना हुआ है। तो पहले हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ER। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा? लास्ट फॉर ER, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ER। तो जैसे ही आप बोलोगे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ ER, तो कंपोनेंट्स के केस में बेटा यहां पे सबसे पहला कंपोनेंट इज सिस्टर्ने, दूसरा कंपोनेंट इज बेटा ट्यूब्यूल्स, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज वेसिकल। अब जब आपने कहा बेटा सिस्टर्ने, तो सिस्टर्ने का मतलब हो गया दे आर लॉन्ग फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स,
और सिस्टर्ने के पास बेटा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब आपके आर के पास आपके सिस्टर्ने प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो सिस्टर्ने आर लॉन्ग फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स एंड राइबोसोम प्रेजेंट। जब हम बात करेंगे ट्यूब्यूल्स की, तो ट्यूब्यूल्स के पास बेटा हम डेफिनेशन पहले कैसे लिखेंगे, दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स है बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। और यहां पे राइबोसोम एब्सेंट है, तो इसका मतलब बेटा जो आपके एसईआर होंगे, एसईआर के पास आपके ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो आरईआर के पास सिस्टर्ने का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है। एसईआर के पास ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं क्योंकि वहां पे राइबोसोम एब्सेंट है। आ जाते हैं वेसाइकल पे। वेसाइकल आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। और अभी भी अगर हमें बैग ये सैक नहीं समझ में आ रहा है तो आप याद रखेंगे बेटा दे आर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो फिर फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन पैकेजिंग और दे आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग। आप लिखिए बेटा वहां पे दे आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग। तो ये तीनों क्या हो गए बेटा आपके ईआर के कंपोनेंट। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला पार्ट डन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड पार्ट क्या था, चलो हमें याद नहीं आ रहा, एक बार देखते हैं। सेकंड पार्ट वाज गोल्जी अपैरेटस। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा एंड दैट इज गोल्जी अपैरेटस। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं बेटा, सेकंड पार्ट इज गोल्जी अपैरेटस। अब जब हम बात करते हैं बेटा गोल्जी अपैरेटस की, तो गोल्जी अपैरेटस सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम याद करो। इनका नाम गोल्जी क्यों रख दिया, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है बेटा वो कौन है, कैमिलो गोल्जी। चलो जी को कैपिटल करते हैं, कैमिलो गोल्जी। कौन से ईयर में बेटा, 1898। इन्होंने देखा बेटा कि जो आपका न्यूक्लियस है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस there are some dense reticular structures और इन्हें ही हमने लेबल कर दिया labeled as गोल्जी बॉडी। तो कैमिलो गोल्जी के नाम पे से हमने इन्हें नाम दे दिया बेटा गोल्जी बॉडी। कहाँ पे प्रेजेंट है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रिक फैशन में प्रेजेंट है, ये कॉन्सेंट्रिकली प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे बेटा कि कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स विच आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कैसे बेटा, इमेजिन करो कि कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये दूसरा डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये तीसरा डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये फोर्थ वन। And all of them are connected to each other. All of them are connected to each other. तो ये जो पूरा कंपोनेंट हमने गोल्जी अपैरेटस का बनाया, ये क्या है बेटा, ये है सिस्टर्ने। क्या है ये, हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, चलिए, ये है हमारा सिस्टर्ने। याद रखेंगे बेटा आपके सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन बोथ, they are present in endoplasmic reticulum also and they are present in your Golgi apparatus also। बट जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था बेटा, हमने देखा था वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट था, बट ऐसा कोई राइबोसोम यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस के सिस्टर्ने में प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया, कभी हमें कंपेयर करना है कि ये जो गोल्जी अपैरेटस के सिस्टर्ने हैं वो ईआर के कौन से कंपोनेंट के जैसे दिखते हैं, तो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो एसईआर की तरह हुए। एसईआर के पास भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं था। तो सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम के बेसिस पे आप ये कह रहे हैं बेटा कि गोल्जी अपैरेटस के जो सिस्टर्ने हैं दे आर सिमिलर टू एसईआर। अब ये जो सिस्टर्ने देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे दो फेसेस फॉर्म होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है,
दिस इज न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस की तरफ जो फेस है, राइट, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस के साथ साथ मान लीजिए ईआर है, तो जो ईआर के बिल्कुल नजदीक वाला फेस है दैट इज सिस फेस। क्या कहते हैं हम लोग उससे बेटा? सिस फेस। और जो उसके ऑपोजिट वाला फेस है उसे हम कहते हैं ट्रांस फेस। इसका मतलब आपका जो सिस्टर्न है उसके दो चेहरे हैं। कौन कौन से? सिस एंड ट्रांस। ट्रांस दूर है, सिस नजदीक है, किसके? ईआर के, न्यूक्लियस के। ठीक है, तो अब हम इन दो चेहरों के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो आपका जो सिस्टर्नी है, गोल्जी अपैरेटस का जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपैरेटस, इट हैज टू फेसेस। इट हैज टू फेसेस। कौन कौन से बेटा? सिस, सिस को ही आप कहते हैं फॉर्मिंग फेस, और दूसरा कौन सा है बेटा? ट्रांस। ट्रांस को ही हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। तो सिस फेस एंड ट्रांस फेस। तो सिस फेस को हम क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मिंग फेस, और ट्रांस फेस को हम क्या कहते हैं बेटा? मैच्योरिंग फेस। अब आ जाते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं? नो, दे आर एंटायरली डिफरेंट। तो ये दोनों फेसेस कैसे हैं बेटा? एंटायरली डिफरेंट। बट क्या वो इंटरकनेक्टेड हैं? तो हाँ, हमने आगे ही कहा कि दे आर इंटरकनेक्टेड। तो ये दोनों फेसेस, बहुत खूबसूरत लाइन बेटा, both the faces of cistern is cis, that is forming face, and trans, that is maturing face. Both of them are entirely different to each other, but they are interconnected. क्या ये लाइन हमें याद है बेटा? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं हम लोग cis face कैसा दिखेगा हमें। तो ये जो cis face है, it is convex towards nucleus, एंड जो आपका ट्रांस फेस है इट इज कॉन्केव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो सिस फेस कैसा है बेटा? कॉन्वेक्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एंड ट्रांस फेस कैसा है बेटा? कॉन्केव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब एक सीक्वेंस समझना बेटा, जब भी आपके किसी प्रोटीन या लिपिड को मॉडिफाई होना है, जब भी आपके प्रोटीन या लिपिड को मॉडिफाई होना है, सीक्वेंस समझना बेटा। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो पहले हम लोग बात करते हैं बेटा प्रोटीन। फॉर्म कहाँ से होगा? RER। ठीक है, ट्रैवल करके जाएगा यहाँ, सिस फेस में एंटर होगा। जब ट्रैवल करेगा यहाँ पे बीच में प्रेजेंट एक वेसाइकल। ओके, प्रोटीन जैसे ही एंटर करेगा, RER से फॉर्म हुआ, एंटर किया इनटू सिस फेस। सिस फेस और ट्रांस फेस मतलब ये सिस्टर्नी के बीच वाली जगह है। तो यहाँ पे प्रोटीन का हो जाएगा ग्लाइकोसाइलेशन, और फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में ट्रांस फेस से रिलीज हो जाएंगे। तो एंटर कहां से हुए बेटा? सिस फेस से एंट्री हुई। रिलीज कहां से हो रहे? मतलब यहां से एंटर हो रहे और यहां से एग्जिट हो रहे, रिलीज हो रहे। तो मॉडिफिकेशन तो आपके सिस्टर्नी के अंदर हो गया, सिस फेस से एंटर हुआ, ट्रांस फेस से रिलीज हो गया। क्या बना? जैसे ही ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन हुआ, जैसे ही ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन हुआ बेटा, वो फॉर्म हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। तो पहला फंक्शन गोल्जी अपैरेटस का डन है। दूसरा अब देखते हैं कि जो आपके SCR थे, जो SCR थे वो क्या फॉर्म कर रहे थे? लिपिड। तो अब लिपिड का पाथवे देख रहे हैं बेटा। SCR फॉर्म करेंगे लिपिड्स, फिर से वही वेसाइकल के फॉर्म में एंट्री। कौन से फेस से एंट्री बेटा? सिस फेस से एंट्री। अब क्या होगा लिपिड्स का? ग्लाइकोसिडेशन। जैसे ही तुम तो वर्ड सुनो बेटा, ग्लाइको, ग्लाइको मतलब शुगर से रिलेटेड, ग्लाइको मतलब शुगर से रिलेटेड। प्रोटीन के अंदर अगर आपने ग्लाइकोस मतलब शुगर ऐड किया तो ग्लाइकोसाइलेशन, लिपिड्स के अंदर अगर आपने शुगर ऐड किया तो ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसिडेशन होने के बाद वो रिलीज होंगे बेटा, ट्रांस फेस से रिलीज होंगे। ठीक है, सिक्रेटरी वेसाइकल फॉर्म हो गए, ये बन गया ग्लाइकोलिपिड। तो देखो बेटा, ध्यान से देखो, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर गोल्जी अपैरेटस। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ योर गोल्जी अपैरेटस। तो आपके गोल्जी अपैरेटस ने किया क्या बेटा? सबसे पहले तो
सबसे पहले तो बेटा उसने जो भी चीजें आई उनका प्रोसेसिंग किया, क्या कर दिया यहाँ पे, प्रोसेसिंग। तो ये जब आप लिख रहे हो ग्लाइकोसाइलेशन एंड यू आर राइटिंग ग्लाइकोसिडेशन, तो ये दोनों कैसा हो गया बेटा, प्रोसेसिंग का स्टेप हो गया। तो आपके सिस्टर्ने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा है, दैट इज प्रोसेसिंग, राइट। फिर आपने क्या किया, जब रिलीज किया तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में रिलीज किया, तो आपने उसका किया पैकेजिंग। तो रिलीज करने के लिए आपने एक वेसाइकल बनाया, तो आपने क्या किया बेटा, पैकेजिंग। तो प्रोसेसिंग करने के बाद आप क्या करोगे, उसका पैकेजिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, पैकेजिंग। अब ये पैक करके कहाँ भेजें, तो चलो इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो देखो एक ही लाइन में अगर आपको गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, सबसे पहला प्रोसेसिंग, दूसरा पैकेजिंग, तीसरा बेटा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जब भी सिक्रीशन की बात आएगी, किसकी बात आएगी बेटा, सिक्रीशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर कोई भी सेल सिक्रीटरी है तो उसके पास गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स बना सकते हैं। तो गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स बनेंगे जो सिक्रीट आउट हो जाएंगे सेल के बाहर। याद करो थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स वर दी कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो कहाँ से फॉर्म होके आ रहे हैं, आपके गोल्जी अपैरेटस से। फॉर्म किया था RER-SCR ने, मॉडिफाई किसने किया, प्रोसेसिंग किसने किया, तो आपके गोल्जी अपैरेटस ने। क्या ये बात क्लियर है, यस टू एवरीवन। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड कंपोनेंट देख रहे हैं, दैट इज लाइसोसोम। थर्ड कंपोनेंट कौन सा है हमारा, लाइसोसोम। अब जैसे ही बेटा लाइसोसोम की बात आएगी, याद रखना दे आर दी प्रोडक्ट्स, दे आर दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस के अंदर पैक होके फॉर्म होते हैं आपके लाइसोसोम। इनके पास है क्या प्रेजेंट बेटा, तो इनके पास प्रेजेंट है एंजाइम्स। एंजाइम्स लिखने से बेटर है बेटा हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे फॉर्म्ड, ठीक है, हम लोग ये लिखेंगे बेटा कि दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब जैसे ही बेटा आपने लिखा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, आपको याद रखना है ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं दे आर एसिड हाइड्रोलेजेस। एसिड हाइड्रोलेजेस मतलब क्या बेटा, एक्टिव एट एसिडिक पीएच, एक्टिव एट एसिडिक पीएच। कौन कौन से एंजाइम्स, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेजेस। सीधी सी बात है बेटा, कार्बोहाइड्रेजेस कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, तो यहां पे बाद में लिखते हैं प्रोडक्ट। सेकंड प्रोटीएजेस, प्रोटीन का डाइजेशन। लाइपेजेस, लिपिड का डाइजेशन। एंड फोर्थ इज न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। न्यूक्लिएजेस मेंशन नहीं एनसीईआरटी में, बट नीचे ये लाइन मेंशन्ड है कि भाई न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कर सकते हैं, तो बट ऑब्वियस है उनके पास बेटा न्यूक्लिएजेस प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, प्रोटीएजेस प्रोटीन का ब्रेकडाउन, लाइपेजेस लिपिड्स का ब्रेकडाउन, एंड न्यूक्लिएजेस मतलब बेटा न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके लाइसोसोम का मेन फंक्शन। सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, सबसे पहले जो फॉर्म होता है दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम। तो जो सबसे पहले फॉर्म होता है बेटा प्राइमरी लाइसोसोम। इसके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे रहते हैं बेटा, इनएक्टिव। ठीक है, अभी एक फूड वैक्यूल आता है बेटा और इसके साथ फ्यूज हो जाता है। फूड वैक्यूल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में पढ़ा था बेटा। ठीक है, जब फैगोसाइटोसिस हो रहा है, फैगोसाइटोसिस मतलब फूड, एंडोसाइटोसिस फूड अंदर लिया जा रहा है सेल के, तो एक वैक्यूल बन रहा है जिसे आप कहते हैं फूड वैक्यूल। जैसे ही ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के पास बेटा जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव है, तो यहां पे डाइजेशन हो जाएगा।
एक्टिव एंजाइम है मतलब पीएच कैसा है बेटा, एसिडिक है। एसिडिक पीएच बनाने के लिए आपके लाइसोसोम ने क्या करा, साइटोप्लाज्म में से सारे प्रोटॉन्स को अंदर पंप कर लिया। जैसे ही प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा आपका पीएच हो गया एसिडिक। ठीक है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम के पास एक्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेशन हुआ, यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो गया। कहाँ एब्जॉर्ब हुआ बेटा, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। तो अब आपके लाइसोसोम के पास बेटा क्या बच गया है, आपके लाइसोसोम्स के पास बच गया है कचरा। कचरे वाले लाइसोसोम को हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडीज। तो रेसिडुअल बॉडीज के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, वेस्ट। तो इन्हें हम सेल के अंदर नहीं रख सकते हैं, तो इनको हम सेल के बाहर थ्रो करेंगे, एक्सोसाइटोसिस करेंगे, जिसे हम कहेंगे ईफेजी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म्स देखे, सबसे पहला बेटा प्राइमरी लाइसोसोम। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पे देखा दैट वाज प्राइमरी लाइसोसोम, इनएक्टिव एंजाइम्स थे। दूसरा आपने क्या देखा बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, एक्टिव एंजाइम्स थे। थर्ड आपने क्या देखा, टर्शियरी लाइसोसोम, या आप उसे कह सकते हैं रेसिडुअल बॉडी, जिसके पास वेस्ट मटेरियल था, उसे सेल के बाहर फेंक दिया। अगर मान लीजिए सेल ईफेजी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सेल एक्सोसाइटोसिस परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सेल के अंदर कुछ डिफेक्ट है और एक्सोसाइटोसिस पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये सारा वेस्ट मटेरियल बेटा सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल की एजिंग हो जाएगी, सेल बूढ़ा हो जाएगा, तो फाइनली इट विल डाई। ठीक है, तो जैसे ही आपका ईफेजी सेल नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये सारा रेसिडुअल बॉडी सेल के अंदर इकट्ठा होने लगेगा, जिसकी वजह से बेटा सेल एजिंग होगा, और सेल एजिंग का रिजल्ट क्या है, सेल डेथ। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, इतने सारे लाइसोसोम्स के फॉर्म देखें, इसका मतलब हमारा जो लाइसोसोम है वो है प्लियोमॉर्फिक। तो कभी भी बेटा आपको क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ऑर्गेनली है जो बहुत सारे फॉर्म्स अटेन कर सकता है, तो इट इज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कैसा रहता है बेटा, प्लियोमॉर्फिक। दूसरी बात आप हमेशा याद रखना बेटा कि जो आपका लाइसोसोम है, ये कई केसेस में सारे लाइसोसोम मिलके बर्स्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही लाइसोसोम्स बर्स्ट होते हैं बेटा, सेल का डेथ होता है। तो इस केस में हम लोग लाइसोसोम को क्या कहते हैं, उन्होंने तो सेल का सुसाइड करवा दिया ना, तो हम लोग उन्हें कहेंगे सुसाइडल बैग्स। क्या कह देंगे बेटा, सुसाइडल बैग्स। दूसरी बात, अगर मान लीजिए सेल के पास कोई ऑर्गेनली है, डैमेज्ड ऑर्गेनली है, तो उसे डाइजेस्ट करना है, तो इट इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। खत्म करना है उसे, है ना, डैमेज चीज हम लोग थोड़ा रख सकते हैं ना। तो अगर ऑर्गेनली डैमेज्ड है तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी आपके पास क्या प्रेजेंट है सेल के अंदर, लाइसोसोम। मतलब अगर लाइसोसोम प्रेजेंट है तो ऑर्गेनली इसके नंबर रिड्यूस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो लाइसोसोम विल डाइजेस्ट योर ऑर्गेनली। तो जैसे ही वो डाइजेस्ट करेंगे तो सेल खुद ही की चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है, तो इस केस में हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ऑटोफेजी, और लाइसोसोम को हम कहते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल। क्या कह देते हैं बेटा, ऑटोफेजिक वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट हमने देखो, यहाँ पे लिखा था एसिडिक पीएच बनाने के लिए प्रोटॉन्स अंदर पंप करे जाएंगे। तो यहाँ पे और क्या पॉइंट्स देख लिए हम लोगों ने, पहला देखा प्लियोमॉर्फिक, दूसरा हमने देखा सुसाइडल बैग्स, एंड थर्ड वन इज ऑटोफेजिक वैक्यूल। तो विद दिस आपका लाइसोसोम खत्म हो गया। अभी लास्ट कंपोनेंट फॉर दिस वीडियो दैट इज योर वैक्यूल। बहुत ही सुंदर कंपोनेंट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे वैक्यूल। जब हम बात करते हैं बेटा वैक्यूल की, सबसे पहले तो ये याद रखो बेटा कि जो आपके प्लांट सेल्स हैं उनके पास एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। वैक्यूल है क्या, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जिसके अंदर आप चीजों को स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है। कितना लार्ज है, इट कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो इट कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को आप क्या कहेंगे, तो यहां पे मेम्ब्रेन को हम कहेंगे
membrane of vacuole is known as टोनोप्लास्ट। और ये जो टोनोप्लास्ट है बेटा, इट कैन परफॉर्म द मूवमेंट ऑफ सल्यूट्स, मूवमेंट ऑफ सल्यूट्स जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में देखा था। हमने कहाँ पे देखा था बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में। तो यहाँ पे भी जब टोनोप्लास्ट एक टाइप का मेम्ब्रेन ही है, ठीक है, तो परमिएबिलिटी है उसके पास, बट जब भी वो मूवमेंट करवा रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मूवमेंट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा बेटा, दैट वुड बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपको पता है कि उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और मूवमेंट आपका ट्रांसपोर्ट कैसा हो जाएगा? एक्टिव। तो इस केस में ट्रांसपोर्ट कैसा हो जाएगा बेटा? एक्टिव। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपके वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स कैन स्टोर वाटर, देन वेस्ट, एंड आपके वैक्यूल के अंदर का जितना भी फ्लूइड है आप उसे क्या कहते हैं बेटा? सेल सैप। तो सेल सैप क्या है उसके लिए लिख लीजिए, फ्लूइड इनसाइड वैक्यूल, फ्लूइड इनसाइड योर वैक्यूल। तो उसे हम लोगों ने कह दिया सेल सैप। तो क्या क्या कंटेंट्स हैं बेटा यहाँ पे? वाटर स्टोर करेंगे, वेस्ट स्टोर करेंगे, साथ साथ में जितना भी बाकी का फ्लूइड है उसके पास, उसे हम लोगों ने नाम दे दिया सेल सैप। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है बेटा सेल सैप कहाँ है, तो वो सारा फ्लूइड जो आपके वैक्यूल के अंदर है उसे कहते हैं हम लोग सेल सैप। तो इतना सारा फ्लूइड है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो मूव करवा रहा है चीज़ों को। इसका मतलब वैक्यूल का बहुत मेन फंक्शन है, इट वुड हेल्प टू रेगुलेट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो आपका जो वैक्यूल है वो रेगुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। ठीक है, अब बात आती है एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल्स के अंदर याद रखना बेटा, वैक्यूल का साइज प्लांट्स की तरह इतना लार्ज नहीं है, सिंगल नहीं है। तो स्मॉल वैक्यूल्स एंड उनके नंबर हो जाएंगे ज़्यादा। तो स्मॉल एंड मैनी वैक्यूल्स, कोई कंपल्शन नहीं है कि एनिमल सेल्स के पास वैक्यूल्स होने ही चाहिए। तो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया बेटा? मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो यहां पे देखो बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल अमीबा। जैसे ही हमने बोला अमीबा, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब भी बात आती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, सीधा याद रखना बेटा इसका रोल, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्वेटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, मोस्ट ऑफ के पास, अगर वो फ्रेश वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके पास एक वैक्यूल हमेशा जरूरी है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेकेंड आप यहाँ पे याद रखेंगे बेटा प्रोटिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, तो प्रोटिस्ट के अंदर फूड वैक्यूल इज अगेन अ टाइप ऑफ वैक्यूल। और एक वैक्यूल हमने बेटा यहाँ यूकैरियोट्स में नहीं, प्रोकैरियोट्स में देखा था। जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उन सब के पास एक वैक्यूल प्रेजेंट था जो उन्हें बॉयंसी प्रोवाइड कर रहा था, लाइटर इन वेट बना रहा था। और वो कौन सा वैक्यूल था? गैस वैक्यूल। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक स्टडी किए? पहला देखा हम लोगों ने सेल वॉल, और दूसरा हम लोगों ने देखा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एक बार इसे रिवाइज करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो अटेंड करेंगे। थैंक यू।